तो मेरे एक आज स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स से। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम ये पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। बेसिकली शुरुआत में कहता है एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स द ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कहता है हर एक सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन दी जाती है उसे। मेम्ब्रेन बेसिकली जो दीवार की तरह है, तूने फोटो पहले भी देखी होगी, मैंने दिखाई थी। तो कहता है कि उसे दी जाती है ताकि उसका अंदर का जो कंटेंट है, यानी अंदर जो उसके ऑर्गेनल्स है, वो बाहर के वातावरण से सेपरेट रहे, यानी अलग रहे, मिक्स ना हो जाए। और बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें जो मुश्किल जो काम है वो करने में मदद करता है। ठीक है जी। फिर कहता है कि एक तो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ ऑर्गेनल्स इसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकती है, अदरवाइज नहीं देख सकती है। तो न्यूक्लियस के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, न्यूक्लियस पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रहा स्पेलिंग। ठीक है। अब कुछ नए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी अपेरेचस, फिर है लाइसोसोम्स, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है प्लास्टिड्स, फिर आखिरी में है वेसल्स। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गेम ये है कि देखो एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इन पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट के तौर पे आते हैं। जैसे पूछ लेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दो, प्लास्टिड्स के ऊपर लिख दो, या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लिख दो, तो ऐसे पूछता है यहाँ पर। ठीक है। आगे देख, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। तो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। तो कहते हैं काफ़ी सारी मेम्ब्रेन जो होती हैं वो ट्यूब्स के तौर पे एक साथ नेटवर्क बना के, यानी एक साथ होती हैं इसके अंदर, उसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और शीट के तौर पे भी अवेलेबल होती है। तो दो तरह की ER होती है, एक ट्यूब के तौर पे और एक शीट के तौर पे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनको नाम भी दिया हुआ है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई ट्यूब वाली होती है और एक शीट वाली होती है, इनको नाम दिया हुआ है प्रॉपर, तो वो भी मैं अभी बताऊँगा। कहते हैं इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इन द राउंड बैग्स। द ER मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ER की मेम्ब्रेन होती है, एक और चीज़ यहाँ पे बताइए कि जो ER की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल सेम होती है। और ER जो है दो तरह की होती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। तो कहते हैं RER जो होती है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो रफ होती है। माइक्रोस्कोप्स के अंदर जब हम उसे देखते हैं तो हमें रफ नज़र आती है। तो इसके लिए ना गूगल का इस्तेमाल कर सकती है, उसमें तेरे को दिखेगा ना, गूगल में फ़ोटोज़ वगैरह देखियो सर्च करके, तो तेरे को ज़्यादा सही रहेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग से देखियो और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग से देखियो। ठीक है। ठीक है। तो कहता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है अंदर से खुरदरी होती है। बेसिकली मैं बता दूँ कि बेसिकली अगर एक को जैसे कवर करें तो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर से रफ होती है, खुरदरी जो मैंने बताया। और उसके अंदर राइबोसोम्स नाम का ऑर्गेनल साथ में ही अटैच होता है, यानी साथ में ही होता है उनके। और राइबोसोम्स को मैं बता दूं गोल गोल से होते हैं। ठीक है। राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट्स ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर। यहाँ पे एक और चीज़ तेरे को राइबोसोम्स के बारे में बताई जा रही है कि राइबोसोम्स से जो है प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर यानी बनता है, तो प्रोटीन बनता है, किधर बनता है ये तेरे को पता होना चाहिए, राइबोसोम्स में बनता है। ठीक है। फिर कहता है कि द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो जो प्रोटीन बनाया जाता है राइबोसोम्स के अंदर वो अलग अलग जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। ठीक है। कहते हैं मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर सेंट टू द वेरियस प्लेसेस टू द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER एंड द SER। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने बात की कि इसके अंदर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, तो उसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है। ठीक है। और लिपिड्स को भी बनाता है। ठीक है। कहते हैं सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और कुछ प्रोटीन इसमें साथ में रख भी दिया जाता है ताकि इससे वो अपनी खुद की मेम्ब्रेन में बना सके। सारा कुछ खर्च नहीं दे देते या आगे नहीं दे देते, कुछ अपने पास भी रख लेते हैं ताकि उससे मेम्ब्रेन को ठीक किया जा सके या दोबारा बनाया जा सके। मेम्ब्रेन तुझे पता ही होगा, मेम्ब्रेन हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है, उसको बनाने के लिए प्रोटीन को रख लिया जाता है, तो उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये रही स्पेलिंग, आई थिंक ये रही। ठीक है। कहते हैं कुछ सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड द हार्मोन्स ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन द अपीयरेंस इन द डिफरेंट सेल्स इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। तो कहता है इसका साइज़ जो है अलग अलग सेल्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है, और मतलब जो ER का साइज़ है वो अलग अलग सेल्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है।
और एक ये नेटवर्क की तरह होता है, ये कहा गया है। Thus, the one function of the ER is to serve the channels through the transport of material, especially protein, between the various region. तो बेसिकली ER का अगर तेरे से कोई फंक्शन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तेरे से कोई फंक्शन पूछ लेगा तो तेरे को बताना है कि भाई उसका फंक्शन ये है कि उसे अलग अलग तरह के मटेरियल यानी अलग अलग तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है, यानी इधर से उधर लेके जानी होती है बॉडी के अंदर। खास तौर पर क्या चीज़ें लेके जाता है, वो खास तौर पर प्रोटीन लेके जाता है। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है कि अलग अलग जगह लेके जाना होता है, इधर से लेके जाना होता है, साइटोप्लाज्म से लेके जाना होता है, न्यूक्लियस वगैरह से लेके जाना होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, न्यूक्लियस तुझे पता होगा, न्यूक्लियस भी हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। कहते हैं ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो कहते हैं SER एक और खास बात होती है SER के अंदर, SER प्लेज अ क्रूशल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग द मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। काफ़ी सारे जो SER होते हैं यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो डिटॉक्सिफाई यानी जहर को डिटॉक्सिफाई यानी उसका असर ख़त्म करने के लिए भी मदद करते हैं। और काफ़ी ड्रग्स यहाँ पे वो वाला ड्रग्स नहीं है रीगा चक्रवर्ती वाला, यहाँ पे ड्रग्स है, दवाइयों को भी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता रहने का। अब यहाँ पे तेरे को डिटेल में दिखाया हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाली कैसी दिखती है और रफ वाली कैसी दिखती है। ठीक है, तो वैसे तो ये डायग्राम इतना साफ नहीं है, तू नेट पे सर्च करियो, वहाँ पे सर्च करेगी तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े डायग्राम, मतलब जो ज़्यादा डिटेल में दिखाए हुए हैं वो दिखते हैं, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करियो। ये तो इतना अच्छा डायग्राम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं गोल्गी पैचेस। अब गोल्गी पैचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो गोल्गी पैचेस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमेलियो गोर्गी। गोल्गी पैचेस को सबसे पहले डिस्क्राइब यानी सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने था, वो कैमेलियो गोर्गी ने बताया था। तो अब इससे गोल्गी के नाम सरनेम से पता लगता है कि इसने अपने नाम पे ही जो चीज़ उसने ढूंढी उसी के नाम पे उसने अपना जो उसका नाम रख दिया। कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज द अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो जो यहाँ पे हम बताया गया गोल्गी पैचेस जो होता है, गोल्गी पैचेस यहाँ पे अगर तेरे को दिखेगा तो मैं दिखाया था, ये देख गोल्गी पैचेस ये रहा। अब ये पेपर की तरह फोल्ड करके 3 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहता है मतलब कहता है कि जो एक वेसल की तरह होता है, स्टैक की तरह साथ में लगाएं। जैसे किताबें होती है ना, 4-5 किताबें अगर लाइब्रेरी में देखी हो लगातार ऐसे चिपक के लगाई भी होती है, उसी तरीके से ये 3 का सेट यहाँ पे दिखाया गया, जो कि गोल्गी पैचेस यहाँ पे दिखता है। एरो से देख सकती है, ये 3 यहाँ पे पन्ने की तरह जो मुड़े हुए ऐसे दिखाया गया। These membranes often has a connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system। और कहता है ये गोल्गी पैचेस जो है ER से भी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो कहता है द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेजिंग एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी पैचेस। जो मटेरियल मैंने अभी तेरे को थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो मटेरियल यानी जो सामान ER इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी पैकेजिंग और जो डिस्पैच उसे करना होता है जहाँ भी उसे लेके जाना है, वो किसके थ्रू करता है, वो गोल्गी पैचेस की मदद से करता है। ठीक है, इट फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज। अब इसका काम क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि जो भी प्रोटीन वगैरह बना है उसे खुद के अंदर स्टोर करके रखे, तो ये स्टोरेज की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, और पैकेजिंग वगैरह जो मतलब जो भी सामान बना है उसे पैक करके वो इसे भेजना होता है। कहते हैं इन सम केसेस द कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्गी पैचेस। काफ़ी केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर को भी गोल्गी पैचेस के अंदर बनाया जाता है, तो ये भी चीज़ तेरी याद रखनी है। द गोल्गी पैचेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब एक और चीज़ जो गोल्गी पैचेस, देखो एक चीज़ तो बताई कि पैकेजिंग वगैरह के काम भी आता है, स्टोरेज के काम आता है यानी चीज़ों को संभाल के रखने में काम आता है, एंड फिर एक चीज़ तीसरे नंबर पे पॉइंट बताया कि शुगर बनाने के काम आता है, और चौथे पे बोला कि इससे लाइसोसोम्स भी बनते हैं। लाइसोसोम्स देखो इस डायग्राम में दिख जाएगा, आई होप सो इधर दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है, और इसकी भी फ़ोटो तो बाहर से ही देखियो। ये डायग्राम इतने अच्छे नहीं है, मतलब इतना क्लियरली दिखता नहीं है कि असल में चीज़ दिखती कैसे है। अब जब क्लियर नहीं होगा तो फिर तू उसके बारे में लिख भी नहीं पाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी लिखने में। ठीक है, यही है भाई साहब जिन्होंने गोल्गी पैचेस ढूंढा है, फ़ोटो जिसकी दिख रही है। ठीक है, नीचे चलते हैं और अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स पे आ गए तो कहता है लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ अ वाटर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो ख़राब पानी यानी पानी जो वेस्ट है वो वेस्ट हो चुका है उसको उसे डिस्पोज किया जाता है, यानी उसे बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। लाइसोसोम्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन। लाइसोसोम्स जो है सेल को साफ़ रखने में मदद करता है और जो चीज़ें पचानी होती है वो पचाने में मदद करता है।
और जो भी बेकार चीज़ें मतलब फालतू चीज़ें जैसे बच जाती है उन्हें एक्सक्रीट कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। ठीक है जी। कहते हैं फॉरेन मटीरियल्स एंटरिंग इन द सेल सच एज द बैक्टीरिया और द फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स विच ब्रेक देम इनटू द स्मॉल पीसेस। और देखो जो भी मटेरियल सेल ने खाया उसके अंदर प्रोटीन वगैरह बनाया, जो भी काम किया, फिर एंड में कुछ मटेरियल रह जाता है जो वेस्ट हो जाता है, तो ये उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और भले ही वो ये चीज़ हो, ये बैक्टीरिया वगैरह हो या मटेरियल हो, उसे अपने अंदर स्टोर करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपने पास रखता है। कहता है लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन द और इधर एक क्वेश्चन जरूर आता है, पूछते हैं कि लाइसोसोम्स ऐसा ऐसा कर पाते हैं, मतलब उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं प्रोटीन वगैरह को, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या मतलब जो भी चीज़ बची कुची रहती है वो इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो कैसे बांट पाते हैं, तो ये चीज़ जरूर पूछी जाती है। तो कहते हैं लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन द पावर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर पावर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनसे वो इन सारी चीज़ों को तोड़ सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम्स में बर्स्ट। और ऐसे भी पूछा जाता है कि इन्हें सुसाइड बॉम्बर्स करके भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि कई बार जब सेल जो है डैमेज हो जाता है, सेल यानी जब खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम्स जो है बर्स्ट कर जाते हैं, यानी धमाका हो जाता है, इनमें फट जाते हैं ये। ठीक है। पर एंजाइम जो है खुद ही का प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सारा खुद के अंदर स्टोर कर रखा था वो सारा फैल जाएगा, वो फट जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि सुसाइड बैग किसे बोलते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ सकते हैं। जैसे तो सुसाइड बॉम्ब्स जो मतलब सॉफ्ट बॉम्ब्स हो या बैग्स जो कहते हैं वो लाइसोसोम्स को कहते हैं। ठीक है, फिर अब अगला टॉपिक आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये रहा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके नाम है इसका। फिर कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। अब तूने देखा ऊपर इतने सारे काम होते हैं, हमने अलग अलग ऑर्गेनल के पढ़े कि भाई ये बंदा ये चीज़ करता है, ये बंदा ये चीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से बनती है, वो एनर्जी सारी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, अब जैसे अगर तेरे को किसी चीज़ का वेट गिनना है तो किलो के अंदर उसे ग्राम के अंदर गिनेगी या टन के अंदर गिनेगी, क्विंटल में गिनेगी, मतलब अलग अलग मेजर्स हैं। उसी तरीके से अगर एनर्जी को गिनना हो तो हम उसे एटीपी में गिनते हैं। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म देखो पता होनी चाहिए तो थोड़ा सही रहेगा। तो कहता है एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। ठीक है, ट्रिफोस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे करके है एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पे माना जाता है, मतलब एनर्जी इसके अंदर गिनी जाती है बेसिकली। तो ये मैंने तेरे को इसलिए बताया था, एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना होगा तो वो एटीपी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। कहता है द बॉडी यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल कंपाउंड। जो बॉडी जो है एटीपी को स्टोर करके रखती है ताकि वो नए नए कंपाउंड्स यानी नए नए पदार्थ बना सके। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, यानी दो दीवारें होती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। तो एक के बजाय दो यहाँ पे दी जाती है। और कहता है आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, यानी जो बाहर की दीवार जो इसे सुरक्षा के तौर पे दी जाती है वो पोरस होती है। पोरस बनता है पोर से, और पोर का मतलब होता है छेद। तो बाहर वाली दीवार में छेद होते हैं, इससे पता लगता है। जबकि अंदर वाली दीवार में डीपली फोल्डेड होती है, यानी उसे अच्छे से डीप फोल्ड करके लगाया गया है जिससे कुछ भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया। अब ऐसा फोल्ड करने के बाद क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन आराम से जनरेट होता है, क्योंकि उसे फिर ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, यानी जगह ज़्यादा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और खास बात ये होती है कि इनके पास खुद का डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म तो मुझे बताइए भाई, ठीक है, डीएनए मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इनके पास दो चीज़ें खुद की होती है, ये चीज़ तो बस याद रख सकती है, ये शॉर्ट नोट में लिख सकती है जब भी पूछा जाए कि शॉर्ट नोट लिखो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए तेरे को। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे बोला गया कि इनमें खास बात यह है कि इनके पास खुद का डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से खुद के भी कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। तो एक तो राइबोसोम्स वो हो गए जो पूरे सेल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास खास बात क्या है कि इनके राइबोसोम्स भाई साहब इनके लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास अपने अलग भी है मतलब। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ठीक है, ठीक है, तो प्लास्टिड्स की बात करेंगे तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होते हैं, एक बात तुझे खास ध्यान रखनी है कि प्लास्टिड जो होते हैं खाली प्लांट सेल में मिलते हैं। अब तो बोलेगी फिर
दूसरे कौन से होते हैं जिनके अंदर नहीं मिलते? तो सेल जो होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवाइड किए गए हैं, यानी दो तरह के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो जो प्लास्टिड होते हैं वो खाली प्लांट सेल में मिलते हैं, और प्लास्टिड भी असल में दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड यानी जिनमें रंग होता है, फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद या कलरलेस होते हैं, या तो सफ़ेद होंगे या कोई रंग ही नहीं होगा। ठीक है। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर ऑल्सो नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। ऐसे पिगमेंट जिनके अंदर क्लोरोफिल तूने बचपन में पढ़ा होगा। क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से पत्ते का रंग हरा होता है। तो ये चीज़ बचपन में पढ़ाई जाती है, आई थिंक तेरे को पता होगी क्लोरोफिल ये चीज़ होती है। ठीक है। तो फिर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ये बहुत ही बचपन में पढ़ाते हैं कि पूरा जो खाना क्या कहते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं उसकी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उसके अंदर भी प्लास्टिड का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच द मटीरियल सच एज द स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैनुल्स आर स्टोर्ड। अब ल्यूकोप्लास्ट नाम की चीज़ क्या है? ये ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या है? एक सेकेंड होल्ड करिए फिर। ठीक है। तो कहते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट है वो प्राइमरी ऑर्गेनेल है जहाँ पे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब इकट्ठा होता है। ठीक है। तो प्लास्टिड के अंदर दो तरह के होते हैं जो मैंने पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन जैसी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ठीक है। तो कहते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर। प्लास्टिड आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। एक और खास बात है कि प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होते हैं, यानी मिलते जुलते होते हैं। कैसे? बाहर के स्ट्रक्चर से देखने में सेम लगते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इनके पास भी अंदर से एक और चीज़ खास बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, उसी तरीके से इनके पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। कहते हैं वेसल सेल्स आर द स्टोरेज सेक्स फॉर द सॉलिड और द लिक्विड कंटेंट्स। तो बेसिकली वेसल्स भी एक स्टोरेज की तरह ही काम करता है। अभी पीछे मैंने एक ऑर्गन बताया था जिसके अंदर सारा सामान स्टोर होता है, उसी तरीके से वेसल्स भी हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारा सामान सेल स्टोर करता है। वेसल्स जो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ में होते हैं एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल में काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में पाए जाते हैं। सेंट्रल वेसल ऑफ द सम प्लांट्स में भी ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कहता है प्लांट सेल में तो बड़े होते हैं, तो इतने तक बड़े हो सकते हैं कि मान लो अगर 100% एक सेल है तो उसमें 50 से 90% जगह जो है कौन एक अकेला वेसल ही घेर लेता है। ठीक है। कहते हैं इन प्लांट सेल वेसल्स आर फुल ऑफ सेल वेब एंड प्रोवाइड द टारगेटेड रिजिडिटी ऑफ द टू द सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि वेसल्स जो है उसे रिजिडिटी देते हैं, रिजिडिटी नहीं ठोस बनाते हैं उसको। ठीक है। मैनी सब्सटेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट आर स्टोर इन द वेसल्स। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सब्सटेंस यानी पदार्थ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट सेल के लिए वो वेसल्स में इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया या शुगर हो गई या ऑर्गेनिक कोई भी एसिड हो गया, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे जमा की जाती है। कहते हैं इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वेसल कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ द कंज्यूम। और अमीबा, जैसे अमीबा के बारे में हमने शुरुआत में भी बात की थी, तो कहता है अमीबा के अंदर जो फूड वेसल होती है उसमें तो सारा खाना ही फूड वेसल के अंदर स्टोर होता है। मतलब जो चीज़ भी अमीबा खाएगी वो सारा सामान वेसल में ही इकट्ठा होता है। ठीक है। तो कहते हैं वेसल और एक और काम करती है कि जो फालतू का पानी होता है अमीबा के अंदर वो बाहर फेंकती है, और जो वेस्ट होती है सेल से वो भी वेसल के थ्रू ही निकलता है। तो ठीक है प्रिया, आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बस। ठीक है। ओके। ठीक है। तो